नकलची बंदर। एक बार एक टोपी बेचने वाला अपनी ढेर सारी टोपियां लेकर बेचने जा रहा था। रास्ते में सुस्ताने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान की वजह से उसे नींद आ गई। इतने में उस पेड़ पर रहने वाले बंदर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां उठा ले गए और पेड़ पर चारों तरफ फैला दी। कुछ देर बाद उस टोपी वाले की नींद खुल गई तो उसने देखा कि सब बंदर उसकी टोपियां लेकर चले गए हैं, तो वह उनसे टोपियां मांगने के लिए डराने लगा। लेकिन उसे ऐसा करते देख बंदर चिढ़ गए। सभी बंदर उसकी नकल करने लगे, जैसा टोपी वाला करता बंदर भी वैसा ही करते। आखिर में टोपी वाले ने गुस्से में अपने सिर पर पहनी हुई टोपी निकालकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर उन बंदरों ने भी नकल करके सारे टोपियां नीचे फेंक दी। फिर क्या था, टोपी वाले को अपनी सारी टोपियां फिर से मिल गईं और वह खुश होकर अपने रास्ते चला गया। राजा के नए कपड़े। यह एक बहुत ही मजेदार बेड टाइम स्टोरी है जिसे हेंस एंडरसन ने लिखा था। एक राजा नए कपड़ों का बेहद शौकीन था। उसे सिर्फ नए नए कपड़े पहनने का शौक था और इसके लिए वह बहुत पैसे खर्च करता रहता था। इसे जानकर एक बार दो ठग उसके दरबार में आए और निवेदन किया कि हम आपके लिए एक अद्भुत पोशाक बनाना चाहते हैं। यह ऐसी पोशाक है जो मूर्ख को नहीं दिखेगी। इसे बनाने के लिए हमें सोने चांदी के तारों और एक कमरे की जरूरत होगी जिसमें हम अपना करघा लगाएंगे। राज तो था ही शौकीन, उसने तुरंत जरूरी इंतजाम करा दिए। थक करघा लगाकर हाथ ऐसे चलाने लगे जैसे कुछ बुन रहे हों। राजा पोशाक को बनते देखना चाहता था, पर उन्होंने बताया कि बनने के बाद ही दिखाएंगे, आप चाहें तो अपने मंत्रियों को बीच बीच में भेजते रहिए। मंत्री बीच बीच में देखने आने लगे। कुछ न दिखने पर भी वे वापस आकर खूब तारीफ करते। अगर कहते कि वहां तो कुछ भी नहीं दिखा तो उन्हें मूर्ख समझा जाता। इधर ठग चांदी सोना इकट्ठा करते रहे। आखिर एक दिन बताया कि पोशाक तैयार हो गई। दरबार में जाकर दोनों ठगों ने ऐसा नाटक किया मानो राजा को पहना रहे हों। पोशाक के पीछे का हिस्सा उठाने के लिए पीछे दो सेवक भी खड़े किए। सेवकों ने भी मूर्ख समझे जाने के डर से अपने हाथ ऐसे उठा लिए जैसे सचमुच पोशाक का कोई किनारा पकड़ रखा हो। नई पोशाक पहनकर राजा का जुलूस नगर में निकला। एक सेवक राजा के सिर के ऊपर छत्र उठाए चल रहा था। सड़क के दोनों तरफ खड़ी प्रजा की भीड़ ऐसे दिखा रही थी जैसे पोशाक की प्रशंसा कर रही हो। तभी भीड़ में से एक बच्चा बोल पड़ा, राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। और भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। शंका तो राजा के मन में भी थी, पर मूर्ख कहलाने के भय से वही यूं चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बच्चे की बात सुनकर भीड़ में अन्य लोग भी कहने लगते हैं कि राजा नग्न है। बाकी लोगों के भी ऐसा कहने पर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे पता चल गया कि उसके गर्व और मूर्खता ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां वह उपहास का पात्र बन गया। अलादीन और जादुई चिराग। यह द अरेबियन नाइट्स की एक कहानी है जिसमें जादुई चिराग की कथा है। यह एक गरीब दर्जी के बेटे अलादीन की कहानी कहता है। पति के निधन के बाद अलादीन की मां कपास की कटाई करके घर चलाती थी। एक दिन एक चालाक जादूगर अलादीन के पास आता है और कहता है कि वह उसे एक छोटा सा काम करने के लिए पैसे देगा। वह उसे टोकन के रूप में एक अंगूठी भी देता है। फिर वह उसे एक गहरी सुरंग में छिपी हुई गुफा के पास ले जाता है और उसे अंदर जाने और वहां रखा हुआ एक चिराग लाने के लिए कहता है। गुफा सोने और खजाने से भरी होती है। अलादीन चिराग को ढूंढता है और सुरंग के दरवाजे पर आता है। जादूगर अलादीन से उसे दीपक देने के लिए कहता है, लेकिन अलादीन उसे पहले सुरंग से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहता है। जादूगर क्रोधित हो जाता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके अलादीन को सुरंग के अंदर बंद कर देता है। दुखी और हताश अलादीन अनजाने में अपनी अंगुली पर पहनी अंगूठी रगड़ता है और तभी अंगूठी से एक जिन जादुई रूप से प्रकट होता है। जिन अलादीन से कहता है कि वह उसकी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता है। अलादीन जिन को सुरंग से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद अलादीन चिराग लेकर घर पहुंचता है और अपनी मां को सब कुछ बताता है। अगले दिन उसकी मां सफाई करते समय चिराग को रगड़ देती है और चिराग से एक जिन बाहर आता है। जिन अलादीन से उसकी इच्छा पूरी करने को कहता है। अलादीन जिन को उसे अमीर बनाने के लिए कहता है। जिन उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। वे अब अमीर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अलादीन उस राज्य की राजकुमारी से शादी करता है और दोनों जिन द्वारा बनाए एक शानदार महल में रहने लगते हैं। एक दिन जादूगर एक चिराग बेचने वाले का वेश धरकर आता है और पुराने के बदले नए चिराग देने का दावा करता है। राजकुमारी जादुई चिराग जादूगर को दे देती है क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं होता। अब जादूगर अलादीन के धन, महल और यहाँ तक राजकुमारी को भी ले जाने के लिए चिराग के जिन को हुक्म देता है। अलादीन बहुत परेशान हो जाता है और सब कुछ वापस पाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है।
तभी अचानक उसे जादू की अंगूठी याद आती है और अंगूठी के जिन की मदद से वह अपने महल, चिराग और राजकुमारी को वापस पा लेता है। इसके बाद अलादीन चिराग और अंगूठी दोनों के जिन को स्वतंत्र कर देता है और राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। भूखी कैटरपिलर। यह कहानी छोटे बच्चों को नंबर्स, फलों के नाम, हफ्ते के दिनों और एक तितली के जीवन चक्र के बारे में सिखाती है। कहानी में बताया गया है कि एक रविवार की सुबह एक पेड़ की पत्ती पर एक अंडे से लाल मुंह वाली कैटरपिलर निकलती है और भोजन की तलाश शुरू होती है। वह एक पत्ती खाती है, लेकिन उसे अब भी बहुत भूख लगी है। फिर वह अगले 5 दिनों में रोज एक नई चीज बढ़ती मात्रा में खाती है। कैटरपिलर सोमवार को एक सेब, मंगलवार को 2 नाशपाती, बुधवार को 3 प्लम, गुरुवार को 4 स्ट्रॉबेरी और शुक्रवार को 5 संतरे खाती है। फिर शनिवार को कैटरपिलर चॉकलेट केक, आइसक्रीम कोन, अचार, स्विस चीज, सेलेमी, लॉलीपॉप, चेरी पाई, सॉसेज, कपकेक और तरबूज एक एक टुकड़ा खाकर बहुत मजे करती है। इसके बाद कैटरपिलर को बहुत ज्यादा खाना खाने से पेट में दर्द होता है। रविवार को वह वापस एक बड़ी हरी पत्ती खाती है और बेहतर महसूस करती है। इसके बाद वह अपने चारों ओर एक कोकून का आवरण बनाती है, जिसमें वह 2 हफ्तों तक रहती है। 2 हफ्तों के बाद कैटरपिलर रंगीन पंखों के साथ एक सुंदर तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलती है और उड़ने लगती है। एकता की शक्ति। यह कहानी बच्चों को एकता रखने का महत्व बताती है। एक बार एक बहेलिया जंगल में गया और पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के दाने बिखेर कर झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर बाद आकाश में झुंड में उड़ते हुए कबूतरों को जंगल में चावल के दाने दिखे। उन सभी के मुंह में पानी भर आया और दाने चुगने के लिए सभी नीचे उतरे। तभी उनमें मौजूद एक बुद्धिमान कबूतर को कुछ शक हुआ कि भला जंगल में चावल के दाने कहाँ से आ गए, हो न हो इसमें कोई धोखा हो सकता है। उसके मना करने के बावजूद सभी कबूतर दाना चुगने नीचे उतरे और शिकारी द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे लेकिन असफल रहे। तब बुद्धिमान कबूतर बोला, दोस्तों अगर हम सभी एक साथ पूरी शक्ति लगाकर उड़े तो निश्चित ही हम सभी इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। इसके बाद उन कबूतरों ने एक साथ पूरी ताकत लगाई और जाल को लेकर उड़ने लगे। पास में छिपा बहेलिया उनके पीछे दौड़ा लेकिन कबूतरों की एकता की शक्ति के पीछे वह असफल रहा और उन्हें पकड़ नहीं पाया। कबूतर अपने दोस्त चूहे के पास पहुंचे जिसने जाल काटकर उन्हें आजाद होने में मदद की। इस प्रकार कबूतरों की एकता की ताकत ने उन्हें बहेलिये की कैद में जाने से बचा लिया। सोने का अंडा। एक गांव में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। वह अलग अलग बाजारों में जाकर मुर्गियां खरीदा करता था और घर में मुर्गी पालन करता था। एक दिन की बात है, वो व्यापारी बाजार से छोटी सी सुंदर मुर्गी खरीद कर लाया। कुछ महीने के बाद उस मुर्गी ने अंडा दिया तो व्यापारी और उसकी पत्नी हैरान रह गए। वो अंडा सोने का था। वह मुर्गी उसी प्रकार प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती और वो उस अंडे को बेचकर खूब पैसे भी कमाते। पर कुछ पैसे आने के कारण उनके मन में लालच बढ़ने लगा और झट से अमीर बनने की चाहत होने लगी। व्यापारी सोचने लगा कि अगर यह मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो इसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे और अगर वो अंडे उसे मिल जाएंगे तो कितनी आसानी से वो जल्द से जल्द अमीर बन सकता है। ऐसा सोचकर उस व्यापारी ने उस मुर्गी को मार डाला और जब उसका पेट चीर के देखा तो उसमें कोई भी सोने का अंडा नहीं था। लोमड़ी और सारस। एक बार की बात है, एक जंगल में चालाक लोमड़ी थी जो हर किसी जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसा कर कुछ न कुछ ले लेती थी या खाना खा लेती थी। उसी जंगल में एक सारस पक्षी रहता था। लोमड़ी ने अपने चालाकी से उसे दोस्त बनाया और खाने पर घर बुलाया। सारस इस बात पर खुश हुआ और लोमड़ी के घर खाने बार जाने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर खाने पर पहुंचा। उसने देखा लोमड़ी उसके लिए और अपने लिए एक एक प्लेट में सूप लेकर आई है। यह देखकर सारस मन ही मन बड़ा दुखी हुआ क्योंकि लंबी चोंच होने के कारण वह प्लेट में सूप नहीं पी सकता था। लोमड़ी ने चालाकी से सवाल पूछा, मित्र सूप कैसा लग रहा है? सारस ने उत्तर दिया, यह बहुत अच्छा है पर मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं नहीं पी पाऊंगा, और वह वहां से चला गया। अगले दिन लोमड़ी बिना सारस के बुलाए ही उसके घर पहुंच गई। जब सारस ने देखा तो उसने उसका अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बाद सारस 2 लंबे मुंह वाली सुराही में सूप लेकर आया। सारस की लंबी चोंच आराम से उस सुराही में चली गई और वो सूप पीने लगा पर उस लोमड़ी का मुंह उस सुराही में घुसा ही नहीं। सूप पीने के बाद सारस ने लोमड़ी से प्रश्न पूछा, सूप कैसा लगा? यह सुनकर लोमड़ी को अपना समय याद आया और शर्म के मारे वहां से चली गई। एंड्रोक्लीज और शेर। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीज था।
एंड्रोक्लीस का मालिक अपने दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक दिन एंड्रोक्लीस तंग आकर चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लग। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीस डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीस को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीस ने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लीस गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीस को ढूंढने के लिए उसके मालिक ने जंगल में सिपाही भेजे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया और अपने मालिक के पास ले आए। मालिक ने उसे जेल में डालने तथा 1 महीने बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियत दिन पर मालिक ने बहुत सारे लोगों को बुलाया। एंड्रोक्लीस को जेल से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर उसकी ओर लपका, परंतु एंड्रोक्लीस को देखते ही वह शांत पड़ गया और उसके पास आकर बैठ गया। सब लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। दरअसल यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। एंड्रोक्लीस ने तब मालिक को पूरी घटना बताई। लोगों ने मालिक से एंड्रोक्लीस को दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। मालिक ने लोगों की बात मान ली और एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया। स्टोरी टाइम को रोचक बनाने के लिए टिप्स। कहानी सुनाना भी एक कला है। बच्चों को किसी कहानी में मजा भी तभी आता है जब उसे उनके अनुसार प्रस्तुत किया जाए। यहाँ बताया गया है कि आप अपने बच्चे को कहानी सुनाते समय उसे मजेदार बनाने के लिए क्या कर सकती हैं। प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग अलग आवाज निकालें और कहानी पढ़ते हुए अपना टेम्पो और पिच बदलें। इससे आपके बच्चे को कहानी में दिलचस्पी आती है। जब आप पढ़ें तो अपने बच्चे को उसकी उंगली से शब्दों पर निशान बनाने के लिए कहें। यह उसे अक्षर और शब्दों की पहचान करने में मदद करता है और पढ़ने में रुचि बढ़ाता है। कहानी सुनाने के बाद उसके बारे में मिनट बच्चे से बात करें। आप उससे पूछ सकती हैं कि उसने क्या सीखा या कहानी के किस कैरेक्टर के बारे में वह क्या सोचता है। इससे उसकी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बढ़ती है। बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ाने का एक और तरीका यह है कि आप उसे कहानी जारी रखने के लिए कहें या उसे अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ने के लिए कहें। यह बहुत मजेदार होता है और आप दोनों को इसमें मजा आएगा। किसी लंबी कहानी को कई भागों में बांटें और रोज एक भाग पढ़ें। इससे आपके की मेमोरी और फोकस दोनों अच्छा होगा, साथ ही कम समय देकर कहानी में आगे क्या होगा इस बात का सस्पेंस भी बनेगा। बच्चों को सोते समय कहानियां सुनाना उन्हें अच्छे मैनर्स, सही व गलत का अंतर और दूसरों के लिए सम्मान सिखाने का एक शानदार तरीका है। इससे उनमें मोरल वैल्यूज और सिविक सेंस विकसित होता है। इसके अलावा उनके संज्ञानात्मक विकास में भी फायदा होता है। रात का यह रूटीन आपको अपने बच्चे के दृष्टिकोण और सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद करता है। बेड टाइम स्टोरी सुनने से बच्चे को शब्दावली, वोकेबुलरी बढ़ाने और भाषा में निपुणता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। अपने बच्चे में रचनात्मक और कल्पनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप खरीद सकती हैं